नमस्कार। स्वागत है आपका इस पीटी करंट अफेयर्स के चौथे एपिसोड में। जहाँ तक कि 3 एपिसोड में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले जो भी आगामी एग्जामिनेशंस हैं, उन सब में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, उन सबको मैंने करा दिया है। आइए यहाँ पर देखते हैं 2021 से लेकर 23 में इंडिया में आए हुए जो तूफ़ान है, जो चक्रवात है, एंड आउट ऑफ इंडिया जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कौन से साइक्लोन आए हैं, कौन से तूफ़ान आए हैं, उन सबको समझेंगे। उसके अलावा भारत एवं विश्व में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको देखा जाएगा कि कौन से खाद्यान्न का प्रोडक्शन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद विश्व और भारत के जो शीर्ष 3 कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर को समझा जाएगा, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, और जो खनिज उत्पादन है विश्व एवं भारत में उसको देखेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है भारत में 2021 से लेकर 2023 में आए तूफान एवं चक्रवात। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपदाएं आ रही है। मानव एक तरफ विकास कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विनाश के गड्ढे भी खोदता जा रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं गुलाब का। देखिए गुलाब, ये गुलाब का फूल नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक साइक्लोन है जो पाकिस्तान में आता है और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति होती है। यानी इसका जो ओरिजिन होता है वो बंगाल की खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल से ये ओरिजिनेट होता है। और ये गुलाब जो नाम दिया गया है, पाकिस्तान ने इसको दिया है। और ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट होने के बाद, मतलब बंगाल की खाड़ी से ओरिजिनेट होने के बाद, इंडिया में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है। तो गुलाब नाम का जो तूफ़ान है, ये तूफ़ान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करती है, जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। दूसरा नाम आता है सितरंग का। सितरंग की बात करें तो ये जो सितरंग नामक जो ये कह सकते हैं साइक्लोन है, इसका नाम देने का श्रेय थाईलैंड को जाता है। थाईलैंड थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। और ये जो सितरंग है ये भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करता है। इसका जो ओरिजिनेशन कह सकते हैं, ओरिजिन है, वो बे ऑफ बंगाल है। ये भी बंगाल की खाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है सितरंग, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। सितरंग नाम का श्रेय, सितरंग नाम जो लोगों के बीच में वायरल हुआ, इसका नाम देने का जो श्रेय है थाईलैंड को जाता है। चलिए मैंडूस की बात करता हूँ। मैंडूस का जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये भी बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है। और मैंडूस जो नाम दिया गया था वो यूनाइटेड अरब एमिराट्स के द्वारा नाम दिया गया। यूनाइटेड अरब एमिराट्स के द्वारा उस साइक्लोन का नाम मैंडूस रखा गया, जो भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया को प्रभावित करती है। और इसका जो ओरिजिन है वो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होता है। चलिए एक ऐसे ही साइक्लोन का नाम आपने सुना होगा, तूफ़ान का नाम सुना होगा, जो गैब्रियल के नाम से जाना जाता है। गैब्रियल जो कि ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, ऑकलैंड एंड न्यूजीलैंड में प्रभाव डालती है। और इसका उत्पत्ति और नामकरण दोनों ही नील है यहाँ पे, यानी इसका पता नहीं चल पाता है कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक ऐसे ही बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करने वाली एक तूफ़ान है जिसका नाम है मोचा। मोचा नामक तूफ़ान ये बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित करती है, और ये बंगाल की खाड़ी से निकलती है। ये जो मोचा नाम दिया गया है इसका, यो यमन नामक देश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऐसे हम इल्सा की बात करें। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है, इल्सा नामक तूफ़ान, और इसका ओरिजिनेशन का अभी तक पता नहीं चल पाया। ऐसे बिपरजॉय का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही खतरनाक बिपरजॉय तूफ़ान था, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे एरिया को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। ये अरब सागर से ओरिजिनेट हुआ था, और जो बिपरजॉय जो नाम रखा गया वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। ठीक है, साओला की बात करते हैं। साओला जो दक्षिणी चीन में प्रभाव डालता है, और दक्षिणी चीन में प्रभाव डालने के बाद ये पता नहीं चल पाया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लेकिन इसने दक्षिणी चीन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था। ठीक है, ऐसे ही डेनियल की बात करते हैं। डेनियल जो कि लीबिया में उत्पन्न हुआ था। कहने का मतलब लीबिया वाला जो क्षेत्र है,
उस क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका भी ना कोई ओरिजिन है ना ही कोई नामकरण है। ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है। हार्मोन की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है और ईरान इसका नामकरण करता है। ऐसे ही माईकोंग का बात है। माईकोंग जो तूफान है वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होती है और इसका नामकरण म्यांमार ने दिया था, ठीक है। लेकिन ये प्रभावित करने वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे नील है। तो ये रहे 2021 से लेकर 2023 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा तूफान किस देश में उत्पन्न हुआ है या फिर किस देश को प्रभावित किया है या किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर जो ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता टॉप लेवल पे है। यानी अब तक के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर माना जाता है, जिसमें पहला नाम आता है फ्रंटियर का। फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर, ये इसको अमेरिका ने बनाया है, ठीक है। ये विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर हैं, अमेरिका के पास है फ्रंटियर नामक। ऐसे ही दूसरा अगर मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है फुगाकू नामक सुपर कंप्यूटर, जिसको जापान ने बनाया है और काफ़ी दमदार ये सुपर कंप्यूटर है। जैसे फ्रंटियर है वैसे फुगाकू भी है। तीसरा जो नाम आता है निकल के वो है लूमी को बनाने वाले सुपर कंप्यूटर का जो श्रेय जाता है वो फिनलैंड को जाता है। तो फिनलैंड ने लूमी को बनाया, जापान ने फुगाकू को और अमेरिका ने फ्रंटियर को। ये 3 सुपर कंप्यूटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले नंबर फ्रंटियर, सेकेंड पे फुगाकू और तीसरे पे लूमी, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात की जाए तो उसमें एरावत नाम आता है। एरावत जिसको CDAC पुणे के द्वारा निर्माण किया गया है, यानी पुणे CDAC के द्वारा एरावत सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया है। दूसरे नंबर पे आता है परम सिद्धि CDAC पुणे के द्वारा निर्माण किया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है प्रत्यूष, जिसको IITM पुणे ने बनाया है। तो ये रहे भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। चलिए इसके बाद हम टॉपिक को देखते हैं, भारत में वन स्थिति क्या है। वन स्थिति रिपोर्ट को देखा जाएगा कि जो लगातार हो रहे शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण जितने भी वन है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन आए समय में घटती जा रही है और इसके पीछे है मानव विकास के पीछे वनों का ह्रास है, नुकसान है, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है तो उसके पीछे भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है ताकि जो डिफॉरेस्टेशन का रेशियो है वो कम हो और अफॉरेस्टेशन बढ़े, ठीक है, प्लांटेशन बढ़े। तो इसके लिए देखा गया कि हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट अपना अपना कुछ ना कुछ उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, काम कर रही है। तो आइए देखते हैं विकास के क्षेत्र में भारत में वन रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है। पहले हम बात करते हैं पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी किया, ठीक है। वन रिपोर्ट जारी करने का श्रेय वन मंत्री पर्यावरण एवं वन मंत्री को जाता है, जो इस समय भूपेंद्र यादव जी हैं। ये 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट पेश करते हैं। इसमें बताया गया है, देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ सकता है कि देश में कुल वन वृक्षावरण टोटल कितने एरिया है जिस एरिया में वन एवं वृक्षावरण है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये 24.62% यानी 24.62% का एरिया जो है जिसमें टोटल वन एवं वृक्षा आवरण है। इसी को अगर वर्ग किलोमीटर की रेंज में देखा जाए तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का एरिया वन एवं वृक्षों से आवरण है। देश में कुल वन आवरण की बात की जाए, ठीक है, देश में कुल वन आवरण की बात की जाए तो वो है 21.71%। ऊपर वाले प्रश्न में था वन एवं वृक्षावरण, वन भी है वृक्ष आवरण, दोनों चीज़ें हैं। नीचे वाले जो प्रश्न है इसमें दिया गया है कुल वन आवरण, सिर्फ वनों की बात की जाए तो वो है आपका 7,13,789 7,13,789 यानी 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज वाइज 21.71% है, ठीक है। अगर कुल वृक्षावरण की बात की जाए, कुल वृक्षा आवरण की बात की जाए भारत में
तो वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.91% की बात की जाए, 2.91% का जो एरिया है वो वृक्ष आवरण है। वन आवरण की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वनों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 21.71 है। ठीक है, 7,13,789। कुल वृद्धि कितना हुआ वन के वृक्षारोपण में? जैसे वनों में इम्प्रूवमेंट देखा जाए, वृक्षा आवरण में इम्प्रूवमेंट देखा जाए, तो कितना इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है? तो वृद्धि के मामले में आता है 2261 वर्ग किलोमीटर, यानी 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वनों में दिखा गया है। अगर वन आवरण की सिर्फ वृद्धि पूछेगा, ठीक है, सिर्फ वन आवरण की वृद्धि पूछेगा, तो इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और ये जो तुलना की जा रही है ना, ये जो डेटा तुलना की जा रही है 2019 से लेकर 2021 की तुलना है, यानी लगभग 2 सालों का ये रिपोर्ट है। तो 2019 में देखा जाए, 2019 में जो इसका जो परसेंटेज था 0.22% था, जबकि इन 2 सालों में बढ़ के 1540 वर्ग किलोमीटर का एरिया बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम वृक्ष आवरण में वृद्धि की बात करें कि वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है, कितने वृक्षों को न्यू प्लांट को अफॉरेस्टेशन के तौर पर लगाया गया है, तो 721 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाया जाता है। जबकि ये जो एरिया हम देखते हैं कि 2019 में 0.76% था। ठीक है, देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। अगर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें इसको, तो वृद्धि कितना हुई है इसमें मैंग्रोव वन में, तो लगभग 17 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा वह है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 42.33% का रेशियो है। ठीक है, ऐसे ही गुजरात में बात करते हैं, गुजरात में मैंग्रोव वन पाई जाती है लगभग 23.54%। अंडमान निकोबार में 12.34% का मैंग्रोव वन एरिया कवर करता है। मैंग्रोव वन के बारे में बात की जाए तो ये नियर अबाउट जो रिवर का जो बेस होता है, ठीक है, ओशियन हो गया, वहाँ उसी के आसपास ये पाए जाते हैं, जल वाले निकाय के पास। चलिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करें कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है और इसमें आप टिक करेंगे मध्य प्रदेश, एमपी, यानी एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले एरिया है, यानी 77,493 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया एमपी अकेले घेरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य एमपी, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा वन एमपी में पाए जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। पहले पे एमपी, दूसरे पे अरुणाचल और तीसरे पे छत्तीसगढ़। एमपी में एरिया है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66,688 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं, यानी वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये टॉप 3 स्टेट को याद रखना है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पूछ सकता है कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो सबसे कम की जब बात की जाएगी तो सबसे पहला नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा में वनों की संख्या बहुत ही कम है, यानी 1603 किलोमीटर स्क्वायर का सिर्फ एरिया ही वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं। ठीक है, अगर पंजाब की बात करें तो दूसरे नंबर पर पंजाब आता है, और पंजाब में 1847 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे वन क्षेत्र है। ठीक है, तीसरे नंबर पे गोवा का नाम आता है, जिसमें 2244 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया कवर किया जाता है। यानी 3 स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब और गोवा, इसी क्रम में सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। चलिए, अधिक वाला हो गया, कम वाला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य में कौन है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा वनों के मामले में वृद्धि देखने को मिला है। तो इसमें एमपी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, वहीं बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना दूसरे नंबर पे आता है, जिसने
वनों पे बहुत ज़्यादा वहाँ के गवर्नमेंट ने काम किया है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी देखने को ये तीसरे नंबर पे आता है, जहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने और वहाँ के लोगों ने वनों के डेवलपमेंट पे काम किया है। यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, यहाँ के लोगों ने नेचर पे ध्यान दिया है, ठीक है। वनों की संख्या में वृद्धि में यहाँ के गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्रा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन एमपी में, सबसे कम वन हरियाणा में, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें आता है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य की बात करें कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में कौन सा ऐसा एरिया है जिसके टोटल एरिया का लगभग मैक्सिमम परसेंटेज वन है, तो उसमें नाम आता है मिजोरम का। देखिए, मिजोरम, जोरमथंगा, आपने नाम सुना होगा, यहाँ के जो सीएम है। खैर, मिजोरम की बात करते हैं। यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे देखा गया है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो राज्य है मिजोरम, यहाँ पे 84.53% वाला जो एरिया है लगभग नियर अबाउट, मतलब कह दिया जाए 2/3 से भी ज़्यादा का जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ वन है। बहुत ही मतलब ये वन के मामले में बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है। तो मतलब अपने रीजन के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे वन है। 84.53% मिजोरम में है, जबकि दूसरे नंबर पर अरुणाचल का नाम आता है। अरुणाचल में 79.33% का एरिया वनों को कवर करता है। और तीसरे नंबर पर जो हम बात करते हैं मेघालय का, मेघालय में पूछेगा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य, तो मेघालय आ जाएगा 76%। पहले पे मिजोरम में ज़्यादा परसेंटेज है वनों का, अरुणाचल में 79% है नियर अबाउट, और मेघालय में 76% है। अब पूछेगा देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है। जो कार्बन स्टॉक अमाउंट होता है, ठीक है, तो कार्बन स्टॉक अमाउंट सबसे ज़्यादा कितना है, टोटल वनों में कुल कितना कार्बन स्टॉक है, तो इसमें आता है 7204 मिलियन टन। 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक का मात्रा है देश के कुल वनों में। तो ये रहा भारत में पाए जाने वाले वनों की स्थिति, वनों में इंक्रीमेंट, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, किलोमीटर एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज। इसको ध्यान में रखिएगा आप। ये 2 सालों का डेटा है, 19 से लेकर 21 के बीच में ये डेटा उठाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन का, कि जो कृषि के मामले में, ठीक है, किस खाद्यान्न का, किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश अग्रणी है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम आता है चावल का। चावल जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ये एक खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होता है पानी की। तो ये सबसे ज़्यादा जो चावल उगाने के मामले में भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, भारत में पश्चिम बंगाल में चावल का मात्रा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और उसके बाद विश्व में जो प्रथम है वो है चीन। चाइना चावल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। चलिए, ऐसे ही गेहूं की मैं बात कर दूं या आलू की बात कर दूं, तो गेहूं के मामले में भी वर्ल्ड लेवल पे चाइना ही है। देखिए, चाइना बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ कर रहा है, इस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो गेहूं और आलू में चाइना है, जबकि इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी टक्कर दे रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों में चाइना को टक्कर दे के आगे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की स्थिति सही रही, यहाँ की पॉलिटिक्स सही रही, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा इंडिया में, ये तो मान कर रखिए आप। चलिए, उत्तर प्रदेश की मैंने बात कर दी है। यूपी में गेहूं और आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे मकई की बात करूँ, मकई यानी कि मक्का, इसका शुद्ध रूप मकई है, मकई यानी कि मक्का। और मक्का का जो उत्पादन होता है वर्ल्ड लेवल में वो है अमेरिका में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है, ठीक है। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। उसी हिसाब से अगर मैं दलहनी फसलों की बात कर दूं, दाल वाली जितनी भी फसल है, अरहर, मसूर, ठीक है, मूंग, तो ये सब जो हो गया है दाल वाली फसल भारत में ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। विश्व लेवल में भारत पहले नंबर पे आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में उगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप एमपी मार के आइएगा। एमपी में सबसे ज़्यादा वन भी था, और यहाँ पर दाल भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे। ऐसे मूंगफली की अगर बात की जाएगी तो मूंगफली चाइना सबसे ज़्यादा उगाता है। और भारत में बात की जाए तो भारत में गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे मूंगफली ज़्यादा पाया जाता है। गुजरात यानी कि मोदी जी का एरिया, वहाँ पे मूंगफली बहुत ज़्यादा उगाया जाता है।
देखिए चाइना यहाँ पे कितनी चीज़ों में प्रोडक्शन कर रहा है। चावल में पहले नंबर पे है, गेहूँ आलू में पहले नंबर पे है, मूंगफली में पहले नंबर पे है, तंबाकू में पहले नंबर पे है, कपास में भी पहले नंबर पे है, प्याज हो गया, चाय हो गया, इन सब में पहले नंबर पे चाइना है। चाइना कई फील्ड में आगे बढ़ गया है। हाँ तो भाई जी आइए देखते हैं यहाँ पे गन्ना की बात करते हैं। गन्ना सबसे ज़्यादा उगाने वाला ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, और यहाँ पे ब्राज़ील में गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, वैसे चीनी का कटोरा तो क्यूबा को कहा जाता है, लेकिन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। इंडिया में गन्ना की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना इंडिया में हमारे योगी जी के जो एरिया है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, जूट की बात करते हैं तो जूट जूट भारत में उगाया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जूट भारत में ही होता है, और भारत में भी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, भारत में वेस्ट बंगाल में जूट ज़्यादा है। भारत में वेस्ट बंगाल में और क्या ज़्यादा है तो चावल और जूट के मामले में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसे मैं तंबाकू की बात कर दूँ, तंबाकू में चीन पहले नंबर पे है। ठीक है, और इंडिया में तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में। रबड़ की बात करूँ, नेचुरल रबड़ की, प्राकृतिक रबड़ की बात तो थाईलैंड में सबसे सबसे ज़्यादा रबड़ उगाया जाता है। और इंडिया में रबड़ की बात करें तो इसकी रबड़ की खेती कहाँ होती है, केरला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया, रबड़ हो गया। अब कॉफ़ी की बात करते हैं। कॉफ़ी उगाने वाला जो विश्व में पहला कंट्री है वो है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में प्रोड्यूस की जाती है। और इंडिया में अगर पूछेगा तो कर्नाटक में कॉफ़ी यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए सूरजमुखी की बात करते हैं। सूरजमुखी जिससे सूरजमुखी का ऑयल भी निकाला जाता है। तो सूरजमुखी का प्रोडक्शन जो होता है यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पे, यूक्रेन में। वर्ल्ड लेवल में यूक्रेन है और इंडिया में कर्नाटक है। तो कर्नाटक में कॉफ़ी हो गया और सूरजमुखी हो गया। चलिए ज्वार की बात करते हैं। ज्वार बाजरा का आपने नाम सुना होगा, यह मोटा अनाज है जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है और इंडिया में महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में ज्वार सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगर मैं बात कपास की कर दूं, जिसे वाइट गोल्ड भी बोला जाता है कपास को, तो वाइट गोल्ड इसका प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा चाइना में है। ठीक है, और इंडिया में गुजरात में। प्याज की बात करें, प्याज भी चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। चाइना में प्याज बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और इंडिया में महाराष्ट्र में प्याज बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। मतलब ज्वार और प्याज महाराष्ट्र में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में आपका कॉफ़ी और सूरजमुखी है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे हम बात करें असम। इंडिया में चाय की खेती सबसे ज़्यादा आसाम में होती है, और वर्ल्ड लेवल में बात की तो चाइना में चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन अमेरिका में, और इंडिया में देखा जाए तो एमपी में क्या है, सोयाबीन। ठीक है, एमपी में दलहनी पौधे हो गए, दाल वाली पौधे। सोयाबीन सबसे ज़्यादा एमपी में, सबसे ज़्यादा वन एमपी में। ठीक है, दूध की बात करें, दूध का प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा, वो भी राजस्थान में। वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा दूध इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। चीनी भी बात करें, चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ठीक है, तो चीनी की बात करें तो भारत में। गन्ना के मामले में आपका ब्राज़ील था, लेकिन चीनी का प्रोडक्शन भारत में होता है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। गन्ना का प्रोडक्शन पूछेगा, ठीक है, तो इंडिया में देखा जाए तो यूपी है, लेकिन चीनी के प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से मसाला। भारत में सबसे ज़्यादा मसाला उगाया जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। भारत में मसाला उगाया जाता है, चीनी उगाया जाता है, और कुल तिलहन और जितने भी पौधे हैं सब उगाए जाते हैं। ठीक है, जूट का भी प्रोडक्शन भारत में ही होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम चीनी की बात कर दिए, मसाला की बात कर दिए, भारत हो गया, भारत में एमपी। और तिलहन वाले जो बात करें, तिलहन राजस्थान में सबसे ज़्यादा। तिलहन कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में। चलिए इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलहन वाला एरिया हो गया। इसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो थे प्रोडक्शन अनाजों की, फसलों की, जो वर्ल्ड लेवल में और इंडिया लेवल में उगाया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। जो भी खनिज है, मिनरल्स है, जिसके बेसिस पे पूरी दुनिया इस समय रन कर रही है। जितनी भी हमारे आसपास की जो वस्तुएं दिखती है, मेटल की या जो भी हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निकल आईटी सेक्टर में मैक्सिमम चीज़ें हमारे आसपास की जो मिनरल से बनी हुई है। ठीक है, तो इन सभी मिनरल्स का प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आइए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पे है कोयला का। कोयले के मामले में चाइना टॉप लेवल पे है। देख लीजिए भैया, चाइना किसी चीज़ में पीछे नहीं है, एकदम लगा हुआ है भाई।
चाइना कोयला के मामले में पहले नंबर पे है। इंडिया में देखें कि चाइना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चाइना का छत्तीसगढ़ में कोयला का प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और विश्व भर में चाइना का दबदबा कोयला के क्षेत्र में ज़्यादा है। ऐसे हीरा की बात करते हैं, डायमंड। देखिए डायमंड भी कोयला से ही मिलने वाला है। कोयला का अप्रूप है, तो अप्रूप होता है 3 चीज़, यानी कि कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। आपने अपने विज्ञान में पढ़ा होगा, साइंस में। ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये हीरा कार्बन का ही अप्रूप है, कोयला से ही बनता है ये, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। तो हीरा का जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा रसिया करता है। कहाँ पे? रसिया हीरा के मामले में पहले नंबर पे है और इंडिया में एमपी में पाया जाता है हीरा। ठीक है, ऐसे हम बात करें तांबा की। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका अधिकतर देखेंगे कि पहले के समय में तांबे के लोग बर्तन यूज़ किया करते थे, ताकि ये उसका जो पानी होता है बहुत ही शुद्ध रखता है पानी को और बैक्टीरिया को मार देता है। तो तांबा बहुत ही अच्छी चीज़ है और तांबा का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी वायर में भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा कंडक्टर होता है ये। तांबा का प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल में चिली में होता है, चिली में। और इंडिया में बात करें तो एमपी में। इंडिया में एमपी में तांबा भी है और हीरा भी है। अगर वहीं लौह अयस्क की बात कर दी जाएगी, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है, आयरन वाली जितने भी ओर्स हो गए वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इंडिया में उड़ीसा में। उड़ीसा में आयरन के अयस्क, आयरन के ओर्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चांदी का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी पाया जाता है। और वर्ल्ड लेवल में बात करें तो मैक्सिको में सिल्वर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कच्चा तेल जो हो गया, रॉ ऑयल हो गया, वो सबसे ज़्यादा यूएसए इसका प्रोडक्शन करता है और इंडिया में राजस्थान। ठीक, वैसे मैं प्राकृतिक गैस की बात करूँ, प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा रसिया में निकाली जाती है और इंडिया में आसाम में। प्राकृतिक गैस का प्रोडक्शन अभी रूस यूक्रेन हो रहा था, तो रसिया ने जितना भी नेचुरल गैसेस थे इसका स्टॉपेज रोक दिया था, इसका निर्यात रोक दिया और यूरोप में हड़कंप मच गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसिया और यूक्रेन के वार ने विश्व पटल पे बाधित किया है और प्रभावित किया है। ठीक है, बॉक्साइट का एग्जांपल, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में और वर्ल्ड लेवल में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो उड़ीसा में लौह अयस्क हो गया और बॉक्साइट हो गया 2। एमपी की बात करें, एमपी में हीरा हो गया और तांबा हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोयला हो गया। राजस्थान में क्या क्या मिलता है? चांदी और कच्चा तेल। असम में है प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं मैंगनीज़ का। मैंगनीज जो होता है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये भारत में बात करें तो एमपी में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगनीज हो गया। इसके बाद नंबर आता है मैंगनीज के बाद सोना का। सोना का प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटक करता है सबसे ज़्यादा, यानी कर्नाटक में सोना का खनन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड लेवल में देखा जाए तो चाइना के पास सोना भी बहुत ज़्यादा है। देखिए अभ्रक की बात करते हैं। अभी कुछ सालों पहले विश्व भर में भारत जो था अभ्रक के मामले में, अभ्रक के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर था। अब उसकी उपाधि छीन के चाइना ले लिया है। कहने के मतलब चाइना में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है। अभ्रक एक ऐसा चीज़ है जिसका उत्पादन जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। ठीक है, तो अभ्रक हो गया, चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है। वैसे आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ है यूरेनियम, टंगस्टन और कैडमियम। ये चारों लगातार आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम कजाकिस्तान पूरे वर्ल्ड लेवल में लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से, पूरी तरफ से लैंड से लॉक्ड है। ठीक है, ओशियन हो गया, पानी का सोर्स कहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आर्मी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सॉरी, आर्मी तो देखने को मिलेगी, नेवी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जल सेना देखने को नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान और यहाँ पे प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का। और इंडिया में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का। यूरेनियम एक ऐसा मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी किया जाता है और एटम बम हो गया और जो भी बम हो गया उसको बनाने में किया जाता है। लेकिन ये ऑथोराइज है कि एक रूल रेगुलेशन के थ्रू ही कोई कंट्री इसका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए टंगस्टन का बात करते हैं। टंगस्टन ये वही टंगस्टन है जो बल्ब देखेंगे, बल्ब का जो फिलामेंट होता है 100 वाट का या जो भी 200 वाट का जो बल्ब होते हैं, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना ही करता है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। देखिए भैया, चाइना हर फील्ड में अपना दबदबा बना कर रखा है। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम सबसे ज़्यादा चाइना ही उत्पादित करता है और इंडिया में आंध्र प्रदेश।
ये कैडमियम हो गया, ये जो कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज प्रोड्यूस करने वाले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो उन सभी एलिमेंट्स में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका प्रोडक्शन एटम बम बनाने में किया जाता है। अब वो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन बहुत लंबा ना खींच के चला जाए, जैसे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस रेशियो में अगर कोई एटम टूटता है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्रोमाइट की बात करते हैं। क्रोमाइट भी एक मेटल है, और ये कह सकते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका इसका सबसे ज़्यादा क्रोमाइट एक ओर्स है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होता है, और उड़ीसा इसका अग्रणी है, भारत में पहले नंबर पे। ऐसे ही टीन की बात करें, सबसे ज़्यादा टीन चाइना उत्पादित करता है, भारत में छत्तीसगढ़ में टीना निकलता है, और यहाँ पे वर्ल्ड लेवल में चाइना। शीशा की बात करें, शीशा में के मामले में अभी चाइना टॉप लेवल पे है, और इंडिया में राजस्थान में शीशा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्लेटिनम की बात करूँ मैं, प्लेटिनम सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित होता है, और भारत में उड़ीसा में उत्पादित होता है। तो ये रहे हमारे खनिज जो हमारे देश में पाए जाते हैं और वर्ल्ड लेवल में पाए जाते हैं, तो उनका एक कह सकते हैं कि जायज़ा हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड लेवल में और इंडिया में। अब देखिए आगे का जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्थल शहर अभियानों के परिवर्तित नाम। जो भी स्थल है उनका नाम परिवर्तित किया गया है, चेंज किया गया है अभी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। और कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी को देखेंगे, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से पुरस्कार किस किस कंट्री ने दिए हैं, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड जो 2021, 22, 23 में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड है जो वर्ल्ड लेवल में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। वीडियो छोटा रहेगा तो कम समय में कम चीज़ें आप पढ़ेंगे और सेटिस्फाइड देंगे अच्छे से, तब तक तैयार भी होता चलेगा। चलिए, तो आज की टॉपिक मैं सिर्फ यहीं पे छोड़ता हूँ। आप अच्छे से तैयारी करिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।